Hello Prepsters, Jai Hind. Welcome to YouTube channel Defense Learns. So, in this video, we'll discuss the difference between President and the Governor. So, let's begin. First of all, President comes under Article of 53 to 67 of the Constitution under Part 5. Similarly, Governor comes under Article of 153 to 167 of Part 6 of the Constitution. प्रेसिडेंट को ओथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाएगा. अगर इन केस सीजे प्रेजेंट नहीं है तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उनको ओथ दिलाएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ गवर्नर हाई कोर्ट का जो सीजीआई होगा वो उनको ओथ दिलाएगा. इन केस अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो हाई कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो उनको ओथ दिलाएगा. थर्ड पॉइंट, इफ यू कम अंडर द नॉमिनेशन कैटेगरी, प्रेसिडेंट जो है वो दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है लोकसभा में एंड 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में. सिमिलरली इन केस ऑफ नॉमिनेशन पावर ऑफ गवर्नर जो है वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है विधानसभा में एंड 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है विधान परिषद में. विधान परिषद जो है वो सब स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ करंटली अभी 7 स्टेट में विधान परिषद आपकी प्रेजेंट है. जहां जहां प्रेजेंट होती है वहां पे गवर्नर के पास पावर है कि 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है विधान परिषद में और एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में नॉमिनेट करता है. इफ यू कम द कैटेगरी ऑफ इलेक्शन, तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन कौन इनके इलेक्शन वोट कर सकता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. बट इन केस ऑफ गवर्नर इनके में इलेक्शंस नहीं होते क्योंकि इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. तो इनके में कोई इलेक्शंस नहीं होते. नाउ विल डिस्कस द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर. सो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंसान को क्षमा कर सकता है 3 केसेस में. पहला केस क्या होता है, या तो किसी कोर्ट द्वारा उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया हो, डेथ सेंटेंस. दूसरा, अगर जो जजमेंट हो वो मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया हो, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया हो, या जो जजमेंट हो वो अगेंस्ट द लॉ हो, अगेंस्ट द लॉ हो. तो इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट को पार्डन कर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पार्डन कर सकता है. सेम पार्डन पावर गवर्नर की भी होती है, लेकिन 2 केसेस में गवर्नर के पास पावर नहीं होती किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्षमा करने की. 2 केसेस कौन कौन से होते हैं, डेथ सेंटेंस में और जजमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट. और जो पार्डन पावर प्रेसिडेंट का है वो आर्टिकल 72 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और पार्डन पावर जो गवर्नर का है वो डील करता है आर्टिकल 161 आर्टिकल जो है वो गवर्नर का पार्डन पावर से डील करता है. अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर दोनों होते हैं ये अपना अपना जो ऑफिस होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होल्ड नहीं करते. मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे पीएम को या काउंसिल मिनिस्टर को निकाल नहीं सकता. पीएम तभी निकल सकता है जब नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास होता है पार्लियामेंट में. और आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस में कि कितने तरह के मोशंस होते हैं. लेकिन गवर्नर की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर स्टेट के दे ऑलवेज होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चाहे गवर्नर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को निकाल सकता है उसकी पोस्ट से, लेकिन नॉर्मली से देखा जाता नहीं है क्योंकि जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक सरकारी कमीशन को अडॉप्ट किया गया था, उनके रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया था और उसके अंदर ये ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि गवर्नर ऐसे ही नॉर्मली सीएम को और उसके काउंसिल मिनिस्टर्स को निकाल नहीं सकता. लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे देखें तो दे बोथ ऑफ देम होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो इंपीचमेंट के थ्रू किया जाता है ना. और हमने प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट देखा था जब हम टॉपिक प्रेसिडेंट डिस्कस करते अपने प्रीवियस वीडियोस में. लेकिन गवर्नर की बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल और उनका रिजाइन ये तीनों ही प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट करता है. मतलब प्रेसिडेंट तीनों ही चीज प्रेसिडेंट करता है. उनका अपॉइंटमेंट भी करेगा, उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा. और अगर वो लोग गवर्नर अपनी रिजाइन भी करते हैं तो रिजाइन लेटर भी कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा. साथ साथ प्रेसिडेंट एक और चीज करता है, इनके ट्रांसफर्स.
ट्रांसफर भी जो होता है वो प्रेसिडेंट ही देखता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 200 फॉर द गवर्नर। सो ये दोनों ही पावर लेजिस्लेटिव पावर्स के कैटेगरी में आती है, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। तो पहले हम डील करते हैं आर्टिकल 200 से। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर कोई भी बिल उसके पास आता है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन रहते हैं। या तो उस बिल को वो कंसेंट दे दे अपना और उस पर्टिकुलर बिल को वो एक्ट बना दे। दूसरा, या तो उस बिल को वो विथहोल्ड कर ले, विथहोल्ड, ठीक है, या तो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे बैक टू द विधानसभा, ठीक है। चौथा पॉइंट, होल्ड कर ले बिल को, होल्ड बिल फॉर प्रेसिडेंट। ये तीनों पॉइंट सेम है प्रेसिडेंट के, जो हमने डिस्कस किया था। एक एक्स्ट्रा पावर गवर्नर के पास बढ़ जाती है कि ही कैन होल्ड द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है ये डील करता है आर्टिकल 200 से। मतलब आर्टिकल 200 4 पावर्स प्रोवाइड करता है गवर्नर को। अब आर्टिकल 201 क्या कहता है कि ये जो पर्टिकुलर बिल जो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे होल्ड किया गया है बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, वो बिल जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट के पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं उस पर्टिकुलर बिल के लिए। या तो उस बिल को कंसेंट दे दे, उस स्टेट के बिल को कंसेंट दे दे, या उसको वो होल्ड कर ले अपने पास, विथहोल्ड कर ले, या तीसरा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे बैक टू द विधानसभा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन यहां पे मैं बता दूं, जो रिकंसिडरेशन में होता है, अगर वो वापस से बिल भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए बैक टू द पार्लियामेंट या बैक टू द विधानसभा, स्टेट की बात अगर हम करें, और अगर वापस से वो बिल विधानसभा से पास हो गई या पार्लियामेंट से पास हो गई, वापस से प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास आता है और बिना किसी चेंजेस के, सो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू गिव हिज कंसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर बिल। अगर उस बिल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो अगेन गवर्नर और प्रेसिडेंट अपनी इस रिकंसिडरेशन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है वापस अगेन एंड अगेन, जब तक कि उसमें कोई भी चेंजेस होना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि हमने देखा था कि बजट जो होता है सेंट्रल लेवल पे, ये इनके रिकमेंडेशन पे ही आता है। दूसरा, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सेंट्रल लेवल पे। और तीसरा कि वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं फॉर अनसीन एक्सपेंसेस। आगे डिस्कस करेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है क्या है। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो फाइनेंशियल पावर में भी सेम, बजट जो स्टेट पे आता है वो इनके गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। अगला, जो फाइनेंस कमीशन स्टेट पे अपॉइंट किया जाता है उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट गवर्नर ही करता है। एंड तीसरा, जो स्टेट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें से भी गवर्नर पैसे निकाल सकता है फॉर अनसीन एक्सपेंसेस। तो लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्टेट और सेंटर का। अब हम बात करें जुडिशियल पावर की, तो जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो हमने एक पावर देख ली, पार्डन पावर, आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161, वो भी इसी के अंडर में आएगा। एक्स्ट्रा बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और सीजीआई होते हैं, जजेस एंड जजेस, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। साथ साथ अगर हम बात करें जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जजेस एंड सीजीआई, इन दोनों को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। और प्लस पार्डन पावर जो प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है, ये जुडिशियल पावर में आएगी प्रेसिडेंट की। अगर हम बात करें जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर के पास पावर है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या लोअर कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट से नीचे होते हैं, इन दोनों कोर्ट में जो जजेस होते हैं प्रेजेंट, दोनों कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, सब कौन करता है, गवर्नर। मतलब लोअर कोर्ट जितने होते हैं, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कोर्ट हाई कोर्ट से भी नीचे होते हैं, उनके जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब किसके हाथ में होता है, गवर्नर के हाथ में होता है। नाउ वी डील विद आर्टिकल 53, 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 153, 164 एंड 165 ऑफ द गवर्नर। सो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव होता है एट द सेंटर।
फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास प्रेसिडेंट के पास होती है एट द सेंटर। अगला आर्टिकल क्या है? फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एट सेंटर। ठीक। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं सेंटर के, उनका हेड कौन होता है? पीएम। और पीएम जो होता है वो एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का, एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, ये होता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज बाउंडेड विथ कंसल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, नॉट फॉर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रट लीजिए इस बात को, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 153 क्या कहता है कि गवर्नर जो होता है इज फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एट स्टेट। सिमिलरली आर्टिकल 164 क्या कहता है कि जो काउंसिल मिनिस्टर स्टेट के, उनका हेड कौन होता है? सीएम। एंड सीएम जो होता है वो एडवाइजर होता है गवर्नर का, एडवाइजर ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 165 क्या कहता है कि गवर्नर इज बाउंडेड विथ कंसल्ट ऑफ सीओएम प्लस जो सीओएम है, मतलब स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विधानसभा, नॉट फॉर सीएम और द गवर्नर। सो ये तीनों आर्टिकल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रेसिडेंट को भी, गवर्नर को भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक। जय हिंद।